वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लेक्चर में हम समझेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत है वो भी समझा दिया था। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये आप कह सकते हो कि उन्हीं सिद्धांतों की चरम विकास अवस्था है। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय है वो किसी एक भूगोल वेत्ता को नहीं जाता। जैसे हमने कहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर महोदय का नाम जुड़ा हुआ है, सागर नितर प्रसरण सिद्धांत के लिए हेनरी हेंस का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन में किसी एक भूगोलवेत्ता को श्रेय नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबक तत्व अध्ययन एवं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। अगर हम इस सिद्धांत के विकास की बात करें तो 1955 में कनाडा के एक भूवैज्ञानिक थे। कौन? जे टूजो विल्सन। कौन थे? जे टूजो विल्सन ने 1955 में प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो जे टूजो विल्सन ने ही सर्वप्रथम प्लेट के बारे में बताया था। फिर 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पॉर्कर ने पूर्व के सभी उपलब्ध विचारों को, ये जितने भी उनके ये विचार उपलब्ध थे उनके पास, उनको समन्वित करके एक थ्योरी तैयार की जिसे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या थ्योरी के रूप में जानते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये जो पृथ्वी का संपूर्ण स्थल मंडल है ये कई अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी कि जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की जो लेक्चर था उसमें बताया था कि स्थल मंडल में सिर्फ महाद्वीप नहीं आते बल्कि जो सागर के तल है ना, सागर का तल भी स्थल मंडल का ही भाग है ना। मतलब जो ये ऊपरी मेटल से ऊपर का हिस्सा है ये स्थल मंडल और इससे नीचे जो है ये दुर्बल मंडल। ठीक है, तो ये स्थल मंडल अलग अलग प्लेटों में विभाजित है और ये प्लेट एक दुर्बल मंडल पर तैर रही है जिसे हम स्थेनोस्फीयर कहते हैं और उन पर ये संचलन कर रही है, मतलब गतिमान है। ठीक है, प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में वलन एवं घर्षण जैसी क्रियाएं होती हैं। जो प्लेटों के इनके किनारे हैं, ये जितनी भी प्लेट हैं, जितनी प्लेटों में स्थल मंडल विभाजित है उन सभी के किनारों पे बलन और घर्षण, फोल्ड एवं फोल्ड जैसी क्रियाएं होती हैं, है ना, जिन्हें हम विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। और यह सिद्धांत प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में होने वाली इन्हीं विवर्तनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप समझ गए हैं हो ना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसमें क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये जो संपूर्ण स्थल मंडल है ये 7 मुख्य या बड़ी प्लेटों में विभाजित है और कई छोटी छोटी प्लेट भी इसमें सम्मिलित है, यानी कि संपूर्ण स्थल मंडल 7 मुख्य तथा कई छोटी प्लेटों में विभाजित है। तो 7 मुख्य प्लेटों के नाम तो आपको जरूर याद होने ही चाहिए। कौन कौन सी 7 मुख्य प्लेट? एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए। यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, एक बार फिर दोहरा दीजिए, बोलिए मेरे साथ। यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो ये कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ना याद रखना, एक तरीके से महाद्वीपों के नाम ही है। ठीक है भाई, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप आप जानते हो, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप जानते हो, अंटार्कटिका जानते हो, है ना, अफ्रीकी, और यूरेशिया यूरोप और एशिया का एक सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो ये आपके हो गए 7 मुख्य प्लेटें। तो जो अब एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए वो ये है कि इस पूरे स्थल मंडल को हम 7 मुख्य प्लेटों में बांटते हैं,
लेकिन हम इन्हें डिवाइड किस आधार पर करते हैं? हमें कैसे पता लगता है कि ये प्लेट यहाँ पर खत्म हो रही है और दूसरी प्लेट यहाँ से शुरू हो रही है? इनके किनारे क्या हैं या इन प्लेटों का सीमांकन कैसे होता है? ये भी तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए ना आपके दिमाग में, अगर आप वाकई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इन प्लेटों का सीमांकन कैसे होता है? ये जो नवीन बलित पर्वत श्रेणियां हैं जैसे हिमालय, अल्पेशियन, ये सब पर्वत श्रेणियां है ना, एंडीज है ना, और ये कटक जो मैंने बताया था ना मिड, आपको पिछले लेक्चर में सागर नितल प्रसरण की जो थ्योरी थी उसमें जो रिज होते हैं महासागरों के बीच में वो हुए, और ये भ्रंश हुए, तो ये सब ही इन प्लेटों का सीमांकन करते हैं। जहां पर ये पाए जाते हैं समझो इनके दोनों तरफ अलग अलग प्लेटें हैं। क्या क्या? बलित पर्वत श्रेणियां, कटक और भ्रंश, ये प्लेटों को सीमांकित करते हैं। तो क्या सीमांकित करते हैं प्लेटों को? नवीन बलित पर्वत श्रेणियां, कटक और भ्रंश। अब जो इसमें थ्योरी में मुख्यतः एक बात बताई गई है, इसकी या मुख्य बॉडी आप कह सकते हो, वो ये है कि ये प्लेटें आपस में किस प्रकार संचलन करती हैं, या फिर आप कह सकते हो किस प्रकार के सीमांत बनाती हैं, है ना। तो समझते हैं आगे। इन प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन तीन प्रकार से होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये गतिशील प्लेटों के कारण तीन प्रकार के सीमांत का निर्माण होता है। कौन कौन से सीमांत? अपसारी सीमांत पहला, दूसरा अभिसारी सीमांत, और तीसरा संरक्षक सीमांत या समानांतर सीमांत भी इसे कहते हैं। या फिर आप इसे सीमांत ना कह के संचलन भी कह सकते हैं। अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और समानांतर या संरक्षक संचलन। ठीक है, इस तरीके की मतलब गतिशीलता है, मूवमेंट, संचलन मूवमेंट होता है ना। अब इन्हें एक एक कर कर समझते हैं। पहला अपसारी सीमांत, ये क्या होता है? इसमें जो दोनों तरफ की प्लेटों का संचलन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, दूसरी ठीक उसके विपरीत दिशा में। तो ये वाली जो अपसारी संचलन है, ये कहाँ मिलता है देखने को? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है सागर नितल प्रसरण का, तो इस तरीके का जो हमें संचलन मिलता है, अपसारी सीमांत मिलता है, ये मिलता है मध्य महासागरीय कटकों में। ये जो मिड अटलांटिक रिज था, मध्य अटलांटिक कटक था, तो इसके एक तरफ तो अफ्रीकी महाद्वीप है, महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक रही हैं, जो मैंने आपको पिछली बार डिफाइन भी किया था क्यों ये खिसक रही हैं एक दूसरे के विपरीत। ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहाँ नई चट्टानें बनती हैं और पुरानी आगे की तरफ खिसक जाती हैं, बताया था ना। तो ये होता है अपसारी सीमांत, जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, संचलन करती है। और ये आपको कहाँ इसका देखने को मिलते हैं? मुख्य उदाहरण महासागरीय कटक में। ठीक है, मध्य महासागरीय कटकों के पास। फिर दूसरा संचलन है आपका अभिसारी या फिर अभिसारी सीमांत। इसमें क्या होता है? इसमें दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं। ये दिख रहा है ना डायग्राम में, ये एक दूसरे की तरफ गति करती हैं और फलस्वरूप क्या होता है? चट्टानों में बलन पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसे आपस में दो चीजें टकराएंगी तो उनमें फोल्ड पड़ेगा ना, बलन होगा, और इस बलन से ही मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसका जो एक मुख्य आपका कह सकते हो उपयोग था, इसी ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, बलित पर्वतों का निर्माण, वो किस प्रकार हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाइए और ये किस प्रकार से नवीन बलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो उसमें आप लिखोगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो बताता है कि पूरा स्थलमंडल 7 प्लेटों में विभाजित है जो इस तरीके से संचलन करती है। तो उसमें जो अभिसारी संचलन होता है, या है ना, उसमें दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो उनमें बीच में जो अपसात होते हैं उनमें बलन पड़ता है, जिसके कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि
पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। और ये वलित पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये सब है, ये सब वलित पर्वतों के ही उदाहरण है। तो ये किस प्रकार के संचलन से इनका निर्माण हुआ? अभिसारी संचलन, है ना, अभिसारी सीमांत पर हुआ इनका निर्माण। तो जिस जगह पर ये बलन पड़ रहा है उसे तो आप अभिसारी सीमांत कहोगे ना, और संचलन अभिसारी संचलन, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना। और अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक कमेंट कर कर पूछ लेना, मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है। तो चट्टानों में बलन पड़ते हैं और मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जय, है ना। तो अभिसारी जो संचलन होता है ये भी 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? एक इसमें महासागरीय प्लेट हो और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट हो। जैसे मैंने 7 मुख्य प्लेटों के जब नाम बताए थे तो उसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट भी थी ना, तो वो महासागरीय प्लेट है। और महाद्वीपीय प्लेट तो ये आपकी अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिकी है ही। तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हो, है ना, तो भी अभिसरण होगा। तो ऐसे में एक उदाहरण है एंडीज पर्वत, वो इसी अभी संचलन का उदाहरण है जिसमें महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण हो रहा है। फिर दूसरा इसमें है जब 2 प्लेट महासागर की हो, मतलब इधर से भी महासागरीय प्लेट आ रही हो और उधर से भी महासागरीय प्लेट, दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रही हो, अभिसरण हो रहा हो दोनों का एक दूसरे की तरफ, तो क्या निर्माण होता है? द्वीपीय चाप। द्वीपीय चाप क्या होते हैं? महासागरों के बीच में कुछ उठे हुए पर्वत दिखते हैं आपको समुद्री जल से ऊपर, वो भी वलित पर्वतों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनका निर्माण सागर तल पे होता है, जिनका कुछ भाग समुद्र के ऊपर दिखने लगता है, द्वीपीय चाप। तो वो उनका निर्माण किस प्रकार हुआ? इसी प्रकार हुआ है कि 2 महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आई तो जो उसमें वलन पड़ा तो इन द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ। फिर अभिसारी संचलन में तीसरा क्या मुख्य प्रकार है? महाद्वीप प्लेट, मतलब 2 महाद्वीप प्लेट एक दूसरे की तरफ जब संचलन करती हैं। तो इसका तो सबसे जो मुख्य उदाहरण है वो तो आप सब जानते हैं, हिमालय पर्वत। जो उसके दक्षिण में है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और उत्तर में है यूरेशियाई प्लेट। तो जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उससे टकराती है तो उसमें वलन पड़ा जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये जो आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अभिसारी संचलन है ये पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो आई होप अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए या प्लेट विवर्तनिक थ्योरी से, या फिर ये पूछा जाए कि पर्वतों की उत्पत्ति में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा व्याख्या कीजिए, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अब तीसरा संचलन जो बचता है अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन के बाद जो तीसरा संचलन बचता है समानांतर या संरक्षक सीमांत। तो संचलन और सीमांत तो वो होती है ना जगह जहां से ये एक दूसरे के का बीच हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? 2 प्लेट समानांतर दिशा में गतिशील होती हैं, एक दूसरे के ना तो विपरीत होती हैं ना एक दूसरे की तरफ होती हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिससे प्लेटों में आपस में रगड़ होती है, ठीक है। तो ये आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के 3 प्रकार के संचलन हो गए, या फिर आप कह सकते हो 3 प्रकार के सीमांत हो गए हैं कवर, सही है। अब इसमें कुछ सीमाएं भी हैं इस थ्योरी की, कुछ ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से आलोचनाओं से रहित है। अगर कोई भी थ्योरी आती है तो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन, आलोचनाएं होती हैं, उन्हें भी जान लेना जरूरी है, जब भी हम किसी थ्योरी को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक की लिमिटेशंस या आलोचनाएं या सीमाओं के बारे में बात करूं, मैं आपको ये भी ज़रूर बता देना चाहता हूं, जो शायद मुझे वीडियो के शुरू में ही मतलब बता देना चाहिए था लेक्चर के, कि ये जो प्लेटें हैं इनके संचलन के लिए मुख्य शक्ति क्या मानी गई, कि इनका जो संचलन हो रहा है उसका मुख्य प्रेरक बल क्या है। तो वो अब जो इसमें थ्योरी के अनुसार और अब मान्य भी है वो संवहन धारा, ठीक है। संवहन धारा को इसका मुख्य प्रेरक माना गया जो प्लेटों को गतिशील करता है। अब ये संवहन धारा क्या होती है? ये जो होता है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो बनते हैं ताप के कारण या दाब के कारण, उनके बीच जो ये बेल्ट बन जाती है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये जो बेल्ट बन जाती है, तो ये एक संवहन धारा की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो
तो ये प्लेटों के संचलन के लिए एक मुख्य बल है संवहन धारा। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में। तो पहली तो यही है कि प्लेटों की संख्या को लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लेट, मुख्य प्लेट ज़्यादा है, या फिर ये जो छोटी प्लेट है इनकी संख्या ज़्यादा है। दूसरा इसमें है कि संवहन धाराओं की कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही उत्पत्ति होती है, तो फिर ये बाकी की प्लेट किस प्रकार संचालित हो रही हैं। तीसरी इसमें जो लिमिटेशन है या आलोचना की गई कि संवहन धाराओं की गति में वृद्धि एवं कमी तथा इनके द्वारा विशाल प्लेटों में लाई गई गति से अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं। चौथा, प्लेटों के मध्य में होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी को स्पष्ट करने में यह सिद्धांत असमर्थ है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में आए भूकंप व ज्वालामुखी। अगर हिमालय की तरफ भूकंप आते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्लेट आगे उत्तर की तरफ खिसक रही है, इसी कारण ये हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आते हैं तो उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाती। ठीक है। फिर आपका पांचवा है, मध्य महासागरीय कटकों का विस्तार काफी अधिक होता है जबकि गर्त का विस्तार काफी कम है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस विरोधाभास को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्राचीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। ये नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति को तो आपका स्पष्ट करती है कि इनका जो उत्थान हुआ है या इनका जो उद्गम हुआ है वो अभिसरण संचलन के कारण हुआ है। लेकिन जैसे अरावली पर्वत है, ड्रेकनबर्ग है, स्कैंडिवार्ड पर्वत हैं, इनकी ये व्याख्या नहीं कर पाई है। यानी कि जो प्राचीन मोड़दार पर्वत है इनकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई, ये व्याख्या ये नहीं कर पाई। फिर आप निष्कर्ष में कह सकते हो कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये एक सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इससे पहले जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया वो आपका पूर्ण एक सिद्धांत नहीं बन पाया था। फिर सागर नितल प्रसरण सिद्धांत आया, उसने सिर्फ सागर के तल में जो विस्तार हो रहा था उसकी ही व्याख्या की। लेकिन ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन सब को सम्मिलित करते हुए एक मुख्य सिद्धांत बना जिसने आपका महाद्वीपों के विस्थापन, पर्वतों के निर्माण, इन सब की व्याख्या एक स्पष्ट रूप से करी है। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ सीमाएं भी हैं कुछ आलोचकों के अनुसार, लेकिन फिर भी ये अब तक का सबसे मान्य सिद्धांत है। तो ये लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये जो ऑप्शनल ज्योग्राफी के लेक्चर हैं ये आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ऋषभ आईएएस एकेडमी पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।